हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के वो इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके हर एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये सवाल बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो का अंत तक आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम लोग साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, वो है न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है जड़त्व, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है जड़त्व। तो न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है, तो वो है जड़त्व से संबंधित है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है जड़त्व, यह न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है, तो जड़त्व का नियम कहलाता है। अब ऑप्शन बी में है बल, यह न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। बल किससे संबंधित है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। ऑप्शन सी है संवेग, यह न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से संबंधित है। संवेग किससे संबंधित है, तो यह न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से संबंधित है। ऑप्शन डी है ऊर्जा, यह कार्य और शक्ति से संबंधित है। ऊर्जा किससे संबंधित है, तो कार्य और शक्ति से संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है, तो जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन बी में है बल, यह न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। ऑप्शन सी में है संवेग, यह न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से संबंधित है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस गैस को मृत्यु गैस यानी पॉइजन गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत्यु गैस कहा जाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह हीमोग्लोबिन से मिलकर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि यह हीमोग्लोबिन से मिल करके हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है उसके आपूर्ति को रोक सकता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत्यु गैस कहा जाता है या पॉइजन ऑफ गैस कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है या पॉइजन ऑफ गैस कहा जाता है, तो किस गैस को कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी में है ऑक्सीजन, यह जीवन के लिए आवश्यक गैस है। तो ऑक्सीजन क्या है, यह जीवन के लिए आवश्यक गैस है। अब ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, यह वातावरण में 78% पाई जाती है लेकिन जहरीली नहीं होती है। तो नाइट्रोजन वातावरण में कितना पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, ये नंबर याद रखिएगा। लेकिन यह कैसा गैस होता है, यह जहरीला नहीं होता है। अब ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन, यह ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन कैसा गैस होता है, तो यह ज्वलनशील गैस होता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन के। इसका जो राइट आंसर होगा वो है विटामिन सी। तो कौन सा गैस जल में घुलनशील होता है, वो है विटामिन सी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो याद रखिएगा कीड़ा से, कीड़ा, कीड़ा, के ई डी ए, ये किस में घुलनशील होता है, तो वसा में घुलनशील होता है। और जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो बी और सी। बस इतना याद रखिएगा। पूछ देगा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वो है कीड़ा, के ई डी ए,
और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो वह है विटामिन सी और बी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? ऑप्शन ए है 1/2, बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है 1/8। इसका जो राइट आंसर है वो है 1/6। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 1/6 होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/6 होता है, जिससे वहाँ वजन कम महसूस होता है। अगर हमारा पृथ्वी पर वजन 50 kg है, तो हमारा चंद्रमा पर वजन कितना होगा? तो उसका 1/6 होगा। तो अगर 50 kg का हम 1/6 निकालेंगे, 50 kg का 1/6 निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 8×6 = 48। तो 8.33 कुछ आएगा, 8.3 आएगा। तो अगर हमारा पृथ्वी पर 50 kg वजन होगा, तो हमारा वजन चंद्रमा पर कितना होगा? 8.3 के आसपास हमारा चंद्रमा पर वजन आएगा। तो इतना याद रखिएगा कि हमारा चंद्रमा पर वजन पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? तो 1/6 भाग होता है लगभग में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस जीवित को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? यानी किस जीव को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? ऑप्शन ए है सीलैकेंथ, ऑप्शन बी है डायनासोर, ऑप्शन सी है कंगारू, ऑप्शन डी है मगरमच्छ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीलैकेंथ। तो किस जीव को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो वो है सीलैकेंथ। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीलैकेंथ एक मछली प्रजाति है। सीलैकेंथ क्या है? एक मछली प्रजाति है जिसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि यह करोड़ों वर्षों से अपने मूल रूप में बनी हुई है। क्योंकि यह करोड़ों वर्षों से वो जैसा है वैसा अपना मूल रूप में है, इसलिए सीलैकेंथ को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि किस जीव को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, सीलैकेंथ को कहा जाता है। सीलैकेंथ कैसा प्रजाति है? एक मछली प्रजाति है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है मत्स्य पालन, ऑप्शन सी है अनाज उत्पादन, ऑप्शन डी है जल संरक्षण। इसका जो राइट आंसर होगा वो है मत्स्य पालन। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध जल में मछली उत्पादन और जलीय कृषि के विकास से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है, यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। इतना याद रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विटामिन के शरीर में किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है दृष्टि, ऑप्शन बी है रक्त के थक्के जमने, ऑप्शन सी है हड्डियों में मजबूती, ऑप्शन डी है पाचन तंत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो है रक्त में थक्के जमने से संबंधित है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन के रक्त के थक्के बनने में सहायक होते हैं, जिससे अधिक रक्तस्राव रोका जा सकता है। विटामिन के किस में सहायक होता है? रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है, जिससे अधिक रक्तस्राव को रोका जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारे पैर में कहीं कट लग गया हमारे अंग में, उसके लिए हमारे विटामिन के इंपॉर्टेंट होगा, जिससे हमारे शरीर से ब्लड को रोका जा सकता है। तो याद रखिएगा, विटामिन के किससे संबंधित है? तो रक्त के थक्के जमने से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्लूटोनियम 239
का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है कैंसर उपचार, ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी है जैविक अनुसंधान, ऑप्शन डी है कीटनाशक निर्माण। तो प्लूटोनियम 239 किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वह परमाणु ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लूटोनियम 239 एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका उपयोग परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। तो प्लूटोनियम 239 एक कैसा तत्व है? एक रेडियोधर्मी तत्व है। या किसके लिए सहायक है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, यानी परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा बनाने में किया जाता है। इतना याद रखिएगा कि प्लूटोनियम 239 किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि परमाणु बम को बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है, तो प्लूटोनियम 239 का उपयोग होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जल में तैरने वाला कोई वस्तु कब संतुलन में होगी? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जल में तैरने वाला कोई वस्तु कब संतुलन में होगी? ऑप्शन ए है जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो, जब वस्तु का भार अधिक हो, जब उत्प्लावन बल अधिक हो। ऑप्शन डी है जब वस्तु पूरी तरह से जल में डूब जाए। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो, यानी जितना वस्तु का भार है उतना ही उत्प्लावन बल के बराबर हो, तभी हमारा जल में वस्तु संतुलन में रहेगा। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु तब तक तैरती है जब उसका भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है। यानी कोई भी वस्तु जल में तभी तक तैरेगा जब उसका उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होगा, तभी कोई भी वस्तु जल में तैरता रहेगा। किसके सिद्धांत के अनुसार? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। इतना याद रखिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 10। डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी है लुई पास्चर, ऑप्शन डी है मेंडल। इसका जो राइट आंसर होगा वो है वाटसन और क्रिक। तो डीएनए के द्विगुणित कुंडली की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने खोज किया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1953 में जेम्स वाट्स और फ्रांसीसी क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल हेलिक्स संरचना की खोज की, जो आनुवांशिक सूचना के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीएनए क्या करता है? वो जितने भी आनुवांशिक सूचना है उसको क्या करता है? वो भंडारण करता है। तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। तो आज का सवाल इतना ही तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।